Good evening, students. After a long period of time, I want to deliver you your next chapter in partnership account, that is change in profit sharing ratio among existing partners. This is your new chapter, change in profit sharing ratio among existing partner. जैसा कि स्टूडेंट आपको बताया कि कुछ टेक्निकल रीजन से लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद ये नया चैप्टर हम स्टार्ट कर पा रहे हैं। इसके लिए सबको सॉरी। डियर स्टूडेंट्स, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, पार्टनरशिप अकाउंट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। आप चाहे तो नोट करते जाइए। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखो, जो भी टीचर अगर ये बोले कि नहीं आपके सारे चैप्टर हम 10 मिनट में बता देंगे, या 1 वीडियो में बता देंगे, या 2 वीडियो में बता देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 10 मिनट में आप ये चैप्टर पढ़िए तो उस चैप्टर में आपको सीख नहीं पाते हैं। आपको टाइम देना होगा। बहुत ही आराम से हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। तो इस चैप्टर के कंटेंट की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जानना है मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद आपको कंडीशंस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज चाहिए, यानी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब या किस किस कंडीशन में हो सकता है या होता है। इसके बाद आपको गुडविल से रिलेटेड सारे आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके बाद नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके बाद टाइप्स ऑफ गुडविल। इसके बाद आपको इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होते हैं, इसके क्या डिफरेंसेस है, क्या इसका यूज है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल। सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे इस चैप्टर के कंटेंट हैं। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों पहले भी बताया कि 1 शॉट या 1 वीडियो में या 2 वीडियो में अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि हम उस चैप्टर को समझ जाएंगे और अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को समझ जाएंगे, या कोई टीचर अगर ऐसा दावा करता है, प्रॉमिस करता है कि नहीं हम एक चैप्टर एक वीडियो में या एक लेक्चर में हम किसी चैप्टर को समझा देंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो टीचर या वो स्टूडेंट कितने ज़्यादा मेंटली मैच्योर हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा इसमें कुछ कहना नहीं है। और बच्चों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी नॉलेज अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये टीचर कुछ अच्छा बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हम आगे इसको डेवलप करेंगे। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव बोर्ड एंड लाइट्स एटसेट्रा।
लेकिन अगर आप कंटेंट अगर ध्यान से सुनेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। और अगर फायदा होगा तो थोड़ा सा आपका कॉपरेशन भी हमको चाहिए होगा, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा लेक्चर आपके लिए तैयार कर पाए। तो बच्चों, आज का ये जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसमें सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या आप इसको बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो एक आमतौर पर हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, कायदा कानून, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी आप समझ सकते हैं, इतना इंग्लिश पता होगा आपको, किसी भी वर्ड के पहले अगर री लग जाए तो जनरली उसका मतलब होता है रिवीजन, रिवाइज करना। यानी रिकंस्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि हम अपने पार्टनरशिप की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज का मतलब क्या होता है कि जो पहले से रूल्स और रेगुलेशन है उसमें से कुछ रूल्स और रेगुलेशन हो सकते हैं विड्रॉ किए जा रहे हैं, या हो सकता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन को मॉडिफाई किया जा रहा हो, चेंज किया जा रहा हो, या कुछ रूल्स और रेगुलेशन को नए रूल्स और रेगुलेशन को ऐड किया जा रहा हो। तो कुछ इस तरह से बदलाव करते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सवाल पैदा होता है कि पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो बच्चों, पार्टनरशिप आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, वही पार्टनरशिप फर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। अब पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है वो रिटन या ओरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए, अगर पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी घटना जिससे पार्टनर के बीच में इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी ऐसी कोई भी घटना जिससे पार्टनर के बीच में आर्थिक संबंध, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप का मतलब होता है एलिमेंट या फैक्टर्स और प्रॉफिट और लॉस, यानी किसी पार्टनर का प्रॉफिट कम हो गया या ज़्यादा हो गया, या लॉस कम हो गया या ज़्यादा हो गया, यानी प्रॉफिट या लॉस किसी न किसी तरह से वैरी कर रहा है पार्टनर के बीच में। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं कि हाँ, ये पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन। व्हेन इकोनॉमिकल रिलेशनशिप among partner change due to any event in partnership is known as reconstitution or dissolution of partnership। तो बच्चों, ये आपका था इस चैप्टर का पहला टॉपिक। अब हम आते हैं कंडीशन में आते हैं कंडीशंस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, यानी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन किस किस कंडीशन में होता है। अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन जी किस कंडीशन में हो सकता है, आप कोई 3 कंडीशन बताइए, या फिर आपको बता दिए पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब कब आप कर सकते हैं, कोई 3 कंडीशन या 2 कंडीशन ऐसे बताइए। तो याद रखिए, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है। नंबर 1, फर्स्ट पहला पॉइंट आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आप इस चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये आपका हो गया पहला कंडीशन। इसके बाद कंडीशन नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसके बाद अगला आपका कंडीशन है कंडीशन नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसके बाद कंडीशन नंबर 4 आपका है डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये सारे जो चैप्टर आप लोग सिलेबस में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ये बच्चों को याद रखता है। यानी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, उसके कुछ कंडीशन आपको बताए गए हैं। पहला कंडीशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, देन नेक्स्ट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब आगे के 2-3 कंडीशन को ध्यान से आप समझेंगे।
अगला कंडीशन है अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है? अमेलगमेशन जो वर्ड है, इसको हिंदी में कहा जाता है एकीकरण। एकीकरण यानी कि एक से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म मिलकर अगर एक सिंगल पार्टनरशिप फर्म डेवलप करते हैं या बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कंपनी के केस में आप जान सकते हैं, कुछ दिन पहले वोडाफोन एक अलग कंपनी था और आइडिया एक अलग कंपनी था, दोनों मिलकर एक नई कंपनी डेवलप कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनी। तो इसी तरीके से अगला कंडीशन हो गया अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप बुक में देखेंगे तो केवल इतने पॉइंट ही आपको मिलेंगे, लेकिन और भी 1-2 पॉइंट हो सकते हैं। अगला पॉइंट कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी, यानी पार्टनरशिप को एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन का ही एक कंडीशन है। इसके बाद अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी में कुछ स्पेसिफिक केस है, पार्टनर इंसॉल्वेंट तो हो रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चलता रह रहा है, यानी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए वो क्राइटेरिया सब बनी हुई है, लेकिन पार्टनर एक से ज़्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चल रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों अभी तक हम आपको 2 टॉपिक इस चैप्टर में बताए। फर्स्ट मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और नेक्स्ट आपको सेकेंड आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन किस किस कंडीशन में हो सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज गुडविल। गुडविल का मीनिंग आपको जानना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्लास 11 से ही बच्चे या फिर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, नॉन अकाउंट्स स्टूडेंट भी गुडविल एक आम तौर पर आजकल बोलने की हैबिट आ गई है, लेकिन गुडविल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है हम ज़्यादातर बच्चे से जब पूछते हैं, अच्छे बच्चे भी बोलते सर जो वर्ड की मीनिंग है गुडविल, तो सर द नेम एंड फेम ऑफ द फर्म, द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इज नोन एज गुडविल। बिल्कुल आप गलत भी बोल रहे हैं। द नेम एंड फेम और वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, इसको हम बोल रहे हैं गुडविल। आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं बेटा, लेकिन ये परफेक्ट भी नहीं। देखो हम आपको बता रहे हैं गुडविल क्या होता है। गुडविल को हम बोलते हैं गुड नेम ऑफ द बिजनेस। आप बोले नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, तो नेम एंड फेम या वैल्यू ऑफ रेपुटेशन का करना क्या है, होता क्या है इसे, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिए। गुडविल बिजनेस का वो इंटेंजिबल और वैल्यूएबल एसेट्स है, क्या वो स्ट्रेंथ है दूसरे लैंग्वेज में, या वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो पावर है, जिससे बिजनेस को एडिशनल इनकम जनरेट करने में मदद मिलती है, अतिरिक्त आय कमाने में मदद मिलती है। अभी भी ये गुडविल का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। अब ज़्यादा फायदा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपको बिजनेस 8 घंटे करना है, आप बिजनेस 20 घंटे कर रहे हैं, दिन रात आप जो है दुकान खोलकर बैठे हुए हो, तो कोई ना कोई कस्टमर तो आ ही जाएगा, इनकम तो आपकी बढ़ ही जाएगी कुछ ना कुछ। तो क्या ये गुडविल की वजह से हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये जरूर है कि गुडविल बिजनेस का वो अदृश्य, इंटेंजिबल और वैल्यूएबल एसेट्स है, जिससे बिजनेस एडिशनल इनकम जनरेट करता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट पुटिंग द एडिशनल एफर्ट। बिना एडिशनल एफर्ट को किए अगर बिजनेस एडिशनल इनकम जनरेट करता है तो इसके पीछे आपका जो सामर्थ्य है वो गुडविल की वजह से होती है। तो ये आपका हो गया गुडविल का मीनिंग। गुडविल इज दैट इंटेंजिबल और वैल्यूएबल एसेट्स इन व्हिच बिजनेस जनरेट additional income but without putting the additional effort. That is the real meaning of goodwill. बहुत ध्यान से इसको आप समझिए और लिखिए। इससे बढ़िया मीनिंग आपको आप देख सकते हैं, कहीं कोई भी चैनल आपको नहीं दे सकता है। अब हम आते हैं गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर या फीचर्स पर।
या इसको इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशन CBSE, UP बोर्ड एंड डिफरेंट अदर रीजनल बोर्ड्स में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आप गुडविल के 2-3 फीचर बताइए। तो बच्चों अभी गुडविल का इतना अच्छा मीनिंग आपके पास बताया गया है, इसके बाद अलग से गुडविल के फीचर को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब गुडविल के फीचर में सबसे पहले तो आप बता दिए गुडविल है इंटेंजिबल एसेट्स है, नंबर 1। दूसरा गुडविल वैल्यूएबल एसेट्स है, नंबर 2। अब ये भी पूछ सकते हो भाई गुडविल वैल्यूएबल एसेट क्यों है? क्योंकि गुडविल को हम परचेज भी कर सकते हैं, गुडविल को सेल भी कर सकते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन या कुछ एग्जामिनेशन में ऐसे आता है कि ये बताइए कि गुडविल क्या फिक्टिशियस एसेट है या नहीं है, या गुडविल इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है। तो बच्चों याद रखिए गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि आप इसको देख या छू नहीं सकते, आप इसको फील कर सकते हैं। लेकिन गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, क्योंकि गुडविल इज, आप अभी भी गुडविल की मीनिंग में देखें कि गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट्स, इट कैन बी परचेज और सेल, दैट मींस गुडविल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। दैट्स व्हाई गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बिल्कुल गुडविल रियल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स है। ये तो हो गया आपका गुडविल का फीचर। अब इसके बाद एक और टॉपिक गुडविल से रिलेटेड है, वो आपको जानना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन बहुत अच्छा है या कम है, खराब है, कुछ भी है, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपने दिमाग में किसी भी बिजनेस को एक इमेजिन करके देखिए, वो चाहे स्वीट कॉर्नर हो या कोई हॉस्पिटल हो, आप केवल उसको अपने दिमाग में एक बैठा के रखिए। हालांकि हॉस्पिटल को हम बिजनेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। अदरवाइज आप किसी भी बिजनेस को दिमाग में बैठाइए, किसी पॉपुलर यानी ऐसा बिजनेस जिसका इमेज आपके नज़रों में अच्छा हो, और बस केवल आपको यही समझना है कि उसका इमेज आपके नज़र में क्यों अच्छा है, यही सारे फैक्टर। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं? पहला, उसका लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन, यानी अगर कोई भी बिजनेस अच्छे लोकेशन में, अच्छे लोकेशन का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा लोग पहुँच पाते हैं। दूसरा फैक्टर आप हो सकता है कि कोई भी बिजनेस अगर अपने प्रोडक्ट को, क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी प्राइस अगर रीजनेबल है या एंटी प्रोडक्ट है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की गुडविल को प्रभावित करते हैं। हो सकता है बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत पढ़ा लिखा हो, लिटरेट हो, सैनिटेशन वगैरह हो गया, साफ सफाई, ये सारे फैक्टर किसी भी बिजनेस की गुडविल को प्रभावित करता है। तो गुडविल को प्रभावित करने वाले फैक्टर का क्या मतलब है कि जिससे बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, उसके पीछे की क्या क्या कारण है। तो फेवरेबल लोकेशन हो गया, क्वालिटी प्रोडक्ट हो गया, रीजनेबल प्राइस हो गए, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गए, सर्विसेज हो गए, सर्विसेज आफ्टर सेल्स हो गए, मैनेजरियल स्किल का भी यहाँ पर है कि मैनेजमेंट का एजुकेशन भी आजकल लोग देखना शुरू कर लिए, जैसे मैनेजमेंट कितना पढ़ा लिखा है, इन सब चीज़ों का। इसके बाद और भी आप बात कर सकते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा वर्क कर रहा है तो भी उसकी इमेज पब्लिक में अच्छा बनते जाता है, यानी उसकी भी गुडविल इनहेंस होते जाती है। तो ये आप पता गुडविल को प्रभावित करने वाले यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इस क्लास में एक और छोटा सा टॉपिक आपको जानना चाहिए, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट कब कब है। तो बच्चों गुडविल के वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट तभी तभी है, उस हर समय है जब पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी कि जो आपको पहले भी बताया गया है सेकेंड टॉपिक में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनरशिप
फर्म का रिकंस्टिट्यूशन या पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन जब जब होता है तब तब पार्टनरशिप फर्म से गुडविल का वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट भी हो सकता है। एक और भी क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, ऐसा एक क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कब कब हो सकता है, इन विच कंडीशन एसेट्स और लायबिलिटी में भी रीवैल्यू। तो याद रखिए ऐसे सारे कंडीशन जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है उस समय एसेट या लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन भी हो सकता है। यानी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के अगर कंडीशन पूछे जाए तो वही सारे कंडीशन जो नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हैं या कंडीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, वही सारे इसके कंडीशन भी होंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में यानी पार्ट 2 में आपको इसके आगे के जो टॉपिक है जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है। इसके बाद जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बैलेंस ऑफ रिजल्ट्स और पीएल अकाउंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो सब एक्सप्लेन किए जाएंगे। और बच्चों फिर से एक बार, अगर आपको इस क्लास से थोड़ा भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिए और उसको शेयर करिए। और अगर कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट किसी को है तो आप मैसेज लिखकर भी आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। लाइव क्लास भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लाइव क्लास भी हम लोग अगर कुछ फैसिलिटी हमारे पास और आ जाता है जो आप लोग को चाहिए तो शायद हम लोग उसके लिए भी कुछ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।